बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है, कहानी एंड उपन्यास, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। जो निबंधात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न की एक वीडियो है वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, उसका लिंक अब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़रूर से, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जाकर ज़रूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। बाकी पीडीएफ वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैंने सारे की सारी व्याख्या, रिवीजन की पूरी पीडीएफ डाल रखी है, जाकर सारी की सारी देख सकते हो आप। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद किस विधा से संबंधित है? तो ये जो मनोविश्लेषणवाद, देखो इस प्रश्न को आपको याद करना है मन प्लस विश्लेषण से, मतलब ऐसी विधा जिसमें आपके मन का विश्लेषण किया जाता है। तो ये जो शाखा है ना, ये किससे संबंधित है? ये मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें जो पात्र हुआ करते थे उसमें खुद के कोई व्यक्ति को लेकर उसके मन में चलने वाली भावनाएं, जैसे ईर्ष्या हो गई, जैसे घृणा हो गई, जैसे प्रेम हो गया, इन सब चीज़ों के विचारों को क्या किया जाता, अध्ययन किया जाता था। जैसे देवताओं के गुण, इसका प्रमुख उदाहरण है। तो मैं आपको समझाऊँ ये अलग कैसे होती थी। जैसे प्रेमचंद के द्वारा कफन लिखी गई है, उसमें क्या है, एक पात्र लिया गया माधव, उसके ऊपर पूरी की पूरी बुद्धियाँ और जो उनके ऊपर क्या पूरी पूरी कहानी लिख दी गई, तो वो एक पात्र की स्टोरी होती थी। लेकिन जो मनोविज्ञान में कोई एक व्यक्ति होता है, उसके जीवन में जो संघर्ष, उसके मन के अंदर जो जो संघर्ष चलते रहते हैं, जैसे कि आप कभी कभी बैठे बैठे सोचते हो कि भाई मैं अब मेरे अगर मान लो 80% आ गए तो क्या बात हुई, अगर कम अंक हो गए तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जो आपकी भावनाएं आपके मन के अंदर चलती हैं, उसी के ऊपर विश्लेषण करके आपको क्या लिखा जाता है, मनोविश्लेषणवाद की विधा के ऊपर लिखा जाता है। तो इसी को मनोविश्लेषणवाद कहा गया है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूँ, हिंदी के प्रथम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों का नाम लिखे, तो प्रथम कुछ में से किसका नाम आता है? जिनेंद्र कुमार का प्रमुख नाम आता है। तो किसका आता है? जिनेंद्र कुमार का। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे भी जाएंगे इसमें। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो लगभग 1950 के दशक के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में एक नई कहानी के आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, जहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, जो स्वतंत्रता के बाद में जो हमारे समाज में हो रहे बदलावों के बारे में बताया गया, महिला सशक्तिकरण की बातें की गई, साथ के साथ जो गरीबी है उसको हटाने की बात की गई, आधुनिक समय में जो उद्योगीकरण से संबंधित जो समस्याएं उभर कर आई, उस संबंधित कहानियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी चीज़ में किसकी शुरुआत होती है? लगभग 1950 के दशक के आसपास आपको नई कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, नई कहानी के 2 प्रमुख रचनाकारों के नाम बताइए। तो मोहन राकेश और राजेंद्र यादव हैं 2 प्रमुख रचनाकार हैं नई कहानी से संबंधित। तो यही इसी प्रकार के प्रश्न है वो मुख्यतः पूछे जाते हैं आपके सामने, क्योंकि बाकी तो आप निबंधात्मक और लघुतरात्मक में पढ़ देते हो, लेकिन ऐसा जो आपको सब्जेक्ट से संबंधित रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखना आप, इसमें से आपके सामने 10 के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। नई कहानी के 2 प्रमुख रचनाकार कौन है? मोहन राकेश व राजेंद्र यादव हैं 2 प्रमुख रचनाकार हैं। 5 नंबर प्रश्न की बात करूं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार की एक विशेषता बताइए। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार की यही विशेषता होती है, इसमें मानसिक अवस्थाओं, जो इंसान के जो अंदर की अवस्थाएं होती है, उसके आंतरिक जो संघर्ष उनके अंदर चलता रहता है कोई व्यक्ति के अंदर, उसका क्या किया जाता है? गहनता से चित्रण किया जाता है, गहनता से उसको बताया जाता है। जैसे आप, मैंने उदाहरण देके भी समझाते, एक और देके समझा देता हूँ। जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, तो उस समय आपके जीवन में बहुत सी मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं। आप सोचते हो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, नहीं होगा तो मेरा क्या होगा जीवन में, या फिर मेरे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो मुझको उसको सुधारने के लिए सब चीज़ें करना पड़ रहा है। मैं और सारे दोस्त हैं मेरे, सभी अच्छा जीवन जी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, मैं ही इन किताबों के सहारे क्यों ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो इस प्रकार के जो आपके विचार आ रहे हैं और उस जीवन के ऊपर किसी व्यक्ति ने लिखा है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के बारे में जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव है वो उनका वास्तविक नाम था। क्या नाम था? धनपत राय श्रीवास्तव। अच्छे से याद कर लेना, आएगा ये प्रश्न। अगले वाले प्रश्न की बात को, प्रेमचंद के किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम बताइए जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो कौन से हैं? गोदान और गबन। तो गोदान और गबन 2 ऐसे उपन्यासकार हैं जो आपके जो सिलेबस में भी नहीं है, उसके बाहर के 2 अलग उपन्यास हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1889 में वाराणसी के अंदर जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो देखने को मिलता है। तो कब हुआ था? 1889 में हुआ था वाराणसी के अंदर।
अगले वाले प्रश्न की बात को, प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य विषय क्या होता है? तो प्रेमचंद के द्वारा जो कहानी लिखी गई उनका मुख्य विषय क्या था? देखो, प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी कहानियाँ लिखी गई वो लगभग ग्रामीण परिवेश के ऊपर थी। उन्होंने जो पात्र लिए वो सारे के सारे ग्रामीण परिवेश में यथार्थवादी दृष्टिकोण से थे। मतलब ऐसा लगता था, आप उनको पढ़ते थे कि जैसे कि ये कहानी है एक तरीके की हमारे समाज के आसपास किसी व्यक्ति की कहानी है और एकदम वास्तविक नजर आती थी। साथ के साथ जो उनके द्वारा जो कहानी लिखी गई उन कहानियों में एक सामाजिक संदेश भी दिया जाता था। जैसे कोई गरीबी की कहानी हो गई, कोई गरीब व्यक्ति की कहानी हो गई, कोई किसान की कहानी हो गई, कोई स्त्री की कहानी हो गई, कोई दलित की कहानी होगी। ऐसे पात्रों को वो चुनते थे जिनसे क्या होता था, आपको एक संदेश देखने को मिलता था। जैसे पूस की रात वो एक किसान की कहानी है, तो उसमें किसान के जीवन में होने वाले संघर्ष के बारे में बताया गया है। साथ के साथ कफन की कहानी है, तो कफन में समाज में गरीबी के ऊपर टिप्पणी की गई है। तो उनके द्वारा जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो यथार्थवादी होती थी और उनमें समाज सुधार की संदेश दिया जाता था। अगले वाले बात करूँ, प्रेमोचंदोत्तर मतलब प्रेमचंद के युग के किसी कहानीकार का नाम बताइए। तो उस कहानीकार का क्या नाम हो सकता है आपके सामने? अमरकांत। और भी हो सकते हैं लेकिन अमरकांत उनमें से एक रहे हैं। अगले वाले पॉइंट की बात हूँ, कफन कहानी किस संग्रह में संकलित की गई है? तो मानसरोवर जो कहानी संग्रह है उसके अंदर आपके जो मानसरोवर कहानी है उसको संग्रह किया गया है। तो किससे किया गया है? कफन कहानी से मानसरोवर कहानी का संग्रह किया गया है। अगले वाले की बात करूँ, प्रेमचंद के उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेमचंद के जो उपन्यास हुए उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में नैतिक मूल्यों के उत्थान और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। तो यही था, मैंने बताया ना, वो समाज सुधार से संबंधित संदेश दिया करते थे, जिसमें समाज में हमारे संस्कार है, हमारी नैतिक मूल्य हैं, उनका हास जो लगभग खत्म होते जा रहे थे उन पर उन्होंने टिप्पणी की थी। साथ के साथ समाज में अलग अलग प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं उन्हें दिखाई पड़ती थी, उन पर वो क्या करते थे? टिप्पणी भी करते थे। तो समाज में जो नैतिक मूल्य और समाज में कुरीतियों पर का विरोध करने के लिए उनके द्वारा जो उपन्यासकार लिखे गए हैं मुख्यतः। प्रेमचंद का किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो जब देखो, प्रेमचंद ने अपना नाम, उनका धनपत राय तो वास्तविक नाम था, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत में जब प्रेमचंद है वो हिंदी का साहित्य बाद में लिखना शुरू किया, पहले वो उर्दू में लिखना शुरू करते थे। तो जब वो उर्दू में लिखा करते थे, उर्दू वाले उनका साहित्य ज़्यादा पब्लिश नहीं हुआ क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने अच्छा नहीं लिखा है। तो उस समय वो नवाब राय के नाम से अपना जो साहित्य है उसको लिखा करते थे। तो किस नाम से लिखा करते थे? नवाब राय से लिखा करते थे उर्दू में। उसके बाद में उन्होंने क्या किया? हिंदी में लिखना शुरू किया, तब प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। और उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय वास्तविक नाम था। नई कहानी किस समय विदय में लोकप्रिय हुई? तो 1950 से लेकर 1970 के बीच के दशक में आपको नई कहानी आंदोलन वो देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अब भारत में अलग प्रकार की समस्याएं थी। तो आपको पता है, साहित्य हमारे समाज के बीच से निकलता है। मूवी हो गई, साहित्य हो गई, वेब सीरीज़ हो गई। आज के समय जो मूवी और वेब सीरीज़ होते हैं ना, तो उस समय वो साहित्य हुआ करता था। उपन्यास हो गई, कहानियाँ हो गई। आज तो अपन नहीं पढ़ते, आज तो अपन मूवी और वेब सीरीज़ देखते हैं, तो उसमें कहानी उपन्यास हुआ करती थी। तो वो सब हमारे समाज में कुरीतियाँ, हमारे समाज में जो कमियाँ हैं, हमारे समाज में जो आज में किस प्रकार का वातावरण देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार की कहानियाँ देखने को मिलती थी। 8 नंबर प्रश्न की बात करूँ, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों के आधार पर मनोविश्लेषणवाद है उसके साहित्य की रचना की गई। तो उसके जो प्रमुख जो कौन से वैज्ञानिक थे? सिगमंड फ्राइड मुख्यतः वो वैज्ञानिक है जिनके आधार पर इनका लिखा गया। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो यहीं से आएंगे लगभग आपके सामने। अब यूनिट सेकंड की बात करूँ, कफन कहानी के लेखककार कौन से? मैं अभी बता रहा हूँ, लेखकों के नाम अच्छे से याद कर लेना, देखने को मिलेगा प्रश्न जरूर से आपके सामने, 2 प्रश्न जरूर से आएंगे। तो कफन कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, वो कफन कहानी के लेखक हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, वो उसने कहा था कहानी के लेखक है। तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, वो उसने कहा था कहानी के क्या है? लेखक हैं। समझ में आ गया? अच्छे से याद कर लेना इन नामों को। कफन के मुंशी प्रेमचंद है, उसने कहा था, उसने क्या कहा था? चंद्रमा ने क्या कहा? ऐसे याद कर लो आप। चंद्रमा ने शर्मा को क्या कहा? तो चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो सुदर्शन है, वो हार की जीत कहानी के लेखक हैं। अगले वाले प्रश्न की बात हूँ, कफन कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो कफन कहानी है वो आपको पता है गरीबी, शोषण और मानवीय संवेदनाओं का हास्य से संबंधित दिखाती है। मतलब जो माधव है और जो उनका
वो क्या होता है, वो मुख्य पात्र है, उसकी पत्नी मरने वाली होती है और वो उस समय भी क्या करता है, पैसे इकट्ठे करके कफन खरीदने के बजाय शराब पी लेता है। तो उसमें दिखाया गया है कि देखो गरीबी कोई भी व्यक्ति है वो उसको उतना उत्पीड़ित कर देती है कि अब उसके लिए नैतिकता का कोई महत्व नहीं रह जाता है, उसके लिए जीवन में सही गलत का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए जो वो कर रहा है वो जीवन में सही है। तो यही है गरीबी पे जो प्रेमचंद के द्वारा इस जो कफन कहानी है उसमें टिप्पणी की गई है। उसमें बताया गया है गरीबी किसी व्यक्ति को इतना शोषित कर लेती है कि उसके लिए जो मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय भावनाएं हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं। उसकी पत्नी मर रही है एक तरफ, लेकिन वो दूसरी तरफ शराब पीकर अपने नशे में चूर हो जाता है, तो उसके लिए मानवीय संवेदनाओं को अब कोई मतलब रह नहीं गया है। उसमें ये बताया गया है कि वो स्टार्टिंग से, क्या वो बचपन से ऐसे थे, क्या शुरुआत से ऐसे थे, बिल्कुल नहीं, गरीबी ने उनको ऐसा बना दिया है। अगले वाले कहानी की तरफ बढ़े। उसने कहा था कहानी का मुख्य विषय क्या है, तो उसने कहा था कहानी के अंदर जो लैला सिंह है वो उसकी प्रेमिका से जब बचपन में उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, तो वो अपने नाड़ हिलाकर हंस के चली जाती है। उसके बाद में वो लड़की उससे पूछती है तू मेरे लिए क्या करेगा, तो वो कहता है कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। वक्त आता है जब क्या होता है, वो लड़की उससे फिर नहीं मिलती है, लैला सिंह नौकरी लग जाता है, सिपाही बन जाता है, और उसके बाद में वो उस लड़की से सिपाही बनने के बाद में मिलता है अपने रेजिमेंट में। वो लड़की है उस सिपाही में सूबेदार की पत्नी होती है, सूबेदारनी के नाम से उसका पात्र को दिखाया गया है उस लड़की को। तो वो उससे कहती है, प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है, उसमें वो कहती है कि अब तुम्हारा जो वादा निभाने का वक्त है मेरे पति और पत्नी बेटे की, तू रक्षा करेगा। और लैला सिंह है वो उसकी उन दोनों की रक्षा में अपनी जान गंवा देता है। तो यही है इस कहानी का मुख्य विषय, प्रेम। वो प्रेम करता है और सच्चा प्रेम करता है, उस प्रेम में बलिदान और कर्तव्य की भावना को दिखाया गया है। अगले वाले की बात करें, हार की जीत में क्या संदेश है। अच्छाई और करुणा से दुश्मनी और मित्रता में बदल जाती है। तो हार की जीत में क्या दिखाया गया है कि जब दो दोस्त हैं, काफ़ी बार क्या होता है, इंसान अपने अंदर द्वेष और घृणा की भावना ऐसे लेकर फिरता है। अगर आप अच्छाई के साथ और आप एक दूसरे की मदद करें तो जीवन में काफ़ी बार दुश्मनी है वो किस में बदल जाती है, मित्रता में बदल जाती है। क्योंकि हो सकता है आपको सामने वाले काफ़ी बार अपन कोई व्यक्ति से मिलते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति से घृणा कर बैठते हैं, पता नहीं क्यों बात पर, किसी न किसी बात पर। लेकिन जब आप उससे मिलते हो तो आपको पता चलता है तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसका तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। तो यही बात है, आप अपने अच्छाई और करुणा के साथ जीवन, नैतिकता के साथ जीवन जीते रहिए। काफ़ी बार जो दुश्मन है वो भी आपके एक समय बाद में आपके मित्र बन जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न की बात को, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, लैला सिंह है। वो उसने कहा था कहानी के नायक के रूप में जाना जाता है। तो कौन है, लैला सिंह है, उसने कहा था कहानी के नायक हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात को, कफन में गीसू का बेटा कौन है। तो कफन कहानी है उसमें गीसू का बेटा कौन है, तो गीसू है, उसका बेटा कौन है, माधव है। समझा, दो पात्र हैं, गीसू और माधव, और बुधिया उनकी जो गीसू की पत्नी है। हार की जीत में बाबा भारती की सवारी का नाम क्या है, तो क्या नाम है, सुल्ताना उनकी सवारी का नाम है। कफन कहानी है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो 1936 में वो कफन कहानी है वो प्रकाशित हुई थी। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, तो उसने कहा था जो कहानी है ये प्रथम विश्व युद्ध के समय की कहानी है, जिसमें वो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है उस समय की कहानी है। 12 नंबर के प्रश्न की बात करूं, हार की जीत के प्रमुख खलनायक कौन है, तो डाकू खड़क सिंह है, वो हार के जीत के प्रमुख खलनायक है, मतलब प्रमुख विलन के रूप में उनको दिखाया गया है, विपरीत पात्र के रूप में दिखाया गया है। तो अच्छे से याद कर लेना कौन है, खड़क सिंह है। पात्र, लेखक के नाम, कहानी के मूल भाव क्या है और किस समय उनको प्रकाशन हुआ, ये 4 प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न आते ही आते हैं और लगभग बच्चे नहीं कर पाते हैं। कफन में किसकी मृत्यु होती है, तो माधव की जो पत्नी होती है, सॉरी मैंने गीसू की पत्नी का नाम बता दिया, माधव की पत्नी होती है बुधिया, उसकी मृत्यु होती है, जो उसका बेटा होता है उसकी। अगले वाले प्रश्न की बात हुई 14 नंबर प्रश्न की, उसने कहा था मैं सूबेदारनी कौन है, तो लैला सिंह का जो बचपन का प्रेम है वही क्या है, सूबेदारनी के रूप में उसको दिखाया गया है। जो बचपन का प्यार है जब उसे अमृतसर में मिलता है वही सूबेदारनी हो जाती है। वो आगे जाकर उसकी शादी किसी सूबेदार से हो जाती है और जो लैला सिंह है वो भी सिपाही बन जाता है। 15 नंबर प्रश्न की बात करूं, हार की जीत की साहित्यिक विधा में आती है, लघु कथा व कहानी के श्रेणी में आती है। तो किस में आती है, लघु कथा व कहानी की श्रेणी में आती है हार व जीत की साहित्यिक कथा। तो ये था आपका सेकंड यूनिट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे आपके सामने यूनिट नंबर 3 से संबंधित। तो पाजेब कहानी के लेखक कौन है, तो जनेंद्र कुमार हैं, वो पाजेब कहानी के मुख्य लेखक है। तो कौन है, पाजेब कहानी के मुख्य लेखक जनेंद्र कुमार है, वो पाजेब कहानी के मुख्य लेखक है। अच्छे से याद कर लेना, जनेंद्र कुमार बहुत अच्छा पर्सन है, आ सकता है। वापसी कहानी की लेखिका कौन है, तो उषा प्रियवदा है, वो वापसी कहानी की लेखिका है।
कोसी की गटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी है वो कोसी के गटवार जो कहानी है उसके लेखक है। अच्छे से याद कर लेना, फिर से बता रहा हूँ, प्रश्न आएगा इनमें से। गुलकी बानो के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं वो गुलकी बानो के लेखक है इसमें से, इन कहानियों में से। तो पाजेव कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो पाजेव कहानी क्या है? उसमें एक मुन्ना नाम का एक लड़का बच्चा रहता है। उसका जो पिता होता है, उसका पिता उसकी बहन के लिए क्या है, कोई पाजेब लेकर आता है, लेकिन वो पाजेब कहीं गुम जाती है। अब मुन्ना क्या होता है, मुन्ना को ऊपर सारे घर वालों का शक जाता है, उसको पिता उसको डांटते हैं, थोड़ा मारपीट भी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उस बच्चे के जो मनोदशा उस पर फर्क पड़ता है, वो अपने पिता को हमेशा शक की दृष्टि से देखता रहता है, उसी मनोदशा से देखता है। तो यही दिखाया गया पाजेव कहानी में कि बचपन में कोई बच्चा है, उसके साथ अगर गलत व्यवहार हो जाता है तो उसके मानसिक स्थिति और मासूमियत पर फर्क पड़ता है, उसका जो बचपन है वो बचपन जैसा नहीं रह जाता है। वापसी कहानी के मुख्य विषय क्या है? तो वापसी कहानी में एक रेलवे कर्मचारी की कहानी है जो सेवानिवृत्त होने के बाद में अपने घर पे आता है। उसे लगता है कि वो सुख की जीवन जिएगा, लेकिन बाद में उसे पता चलता है उसके घर पर अब उसके घर वाले उसके बिना रहना उन्होंने सीख लिया। उसका अब ना तो उसको घर वाले ज़्यादा उसका इतना महत्व है, ना ही उसके घर वाले उसके लिए इतना ज़्यादा समय दे पाते हैं। तो वो घर पे होते हुए भी, अपने परिवार के बीच में रहते हुए भी अकेला रहता है। तो इस कहानी में सेवानिवृत्त जो व्यक्ति है उसको अब वो पैसे नहीं कमा पाता, तो लोग उसकी उपेक्षा करने लग जाते हैं। इस पर ये कहानी लिखी गई है। तो सेवानिवृत्त व्यक्ति के ऊपर ये कहानी को लिखा गया है। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, कोसी की गटवार कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? तो कोसी की जो गटवार कहानी है इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो इसमें ग्रामीण जीवन है, उस जो एक तो पहाड़ी जीवन के ऊपर लिखा गया है, साथ के साथ ग्रामीण जीवन और गरीबी के ऊपर ये कहानी लिखी गई है कि वो अपनी पत्नी से, मतलब उसकी प्रेमिका से प्रेम करता है, लेकिन गरीबी के कारण वो उससे मिल नहीं पाता है। 8 नंबर प्रश्न की बात करूँ, गुलको बानो की सामाजिक समस्या का चित्रण करती है। तो गुलको बानो जो नामक कहानी है वो स्त्री शोषण और परंपरागत जो बंधन होते हैं समाज में, जो उसके ऊपर इन्होंने क्या क्या चित्रण किया है। तो गुलकी बानो है वो समाज के अंदर स्त्री के ऊपर जो किस प्रकार के शोषण होते हैं, किस प्रकार के वो परंपराओं के बंधनों में से बंधी रहती है, उसके ऊपर क्या किया गया है, टिप्पणी की गई है। 9 नंबर प्रश्न की बात करूँ, वापसी में गजाधर बाबू का पेशा क्या था? तो जो पहली बात है, वापसी कहानी के जो पात्र कौन है, गजाधर बाबू, और गजाधर बाबू की नौकरी किसकी थी? रेलवे की नौकरी थी। पाजेव की बाल नायक है इसमें कौन थी? मन्नो नायिका है। 11 नंबर प्रश्न की बात करूँ, कोसी की गटवार का नायक कौन है? तो गोसाई है वो क्या है, कोसी की गटवार जो कहानी है उसका नायक है। अगले वाला, वापसी कहानी किससे संबंधित है? तो नई कहानी आंदोलन है, इससे संबंधित आपके वापसी की कहानी है वो है। तो वापसी की कहानी कौन से आंदोलन से जुड़ी है? नई कहानी का जो आंदोलन है उससे संबंधित आपके सामने वापसी की कहानी है। गुलको बानो किस विधा में आती है? तो गुलको बानो जो कहानी है वो किस विधा में है? कहानी की विधा के अंतर्गत आती है। अब आपको लग रहा होगा सर ये प्रश्न तो हमने कहीं देखे ही नहीं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, और आपको लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से जाकर वो मैंने पूरी मास्टर क्लास डाल रखी है, आपसे रिक्वेस्ट है जरूर से पढ़ लेना, वहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके सामने। 14 नंबर प्रश्न की बात करूँ, पाजेब में मन्नो की पाजेब कौन चुराता है? तो गांव का जो लड़का है नन्हा वो चुराता है। 15 नंबर प्रश्न की बात करूँ, वापसी कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो वापसी परिवार में जब वो रिटायरमेंट होने के बाद में पैसे कमा नहीं पाता है सेवानिवृत्त होने के बाद में, तो उसके घर वाले उसको इतना महत्व नहीं देते हैं, वो अकेलापन फील करने लग जाता है। तो यही चीज़ उसमें दिखाई गई है, परिवार से अपनी अहमियत को खो देने का दर्द है वो इस कहानी में दिखाया गया है। आपका बंटी उपन्यास से संबंधित आपका जो 4 नंबर यूनिट है उससे भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपका बंटी की लेखिका कौन है? तो सबसे पहले कौन है? मनु भंडारी है, वो आपका बंटी जो कहानी है जो उपन्यास है उसकी लेखिका है। अगले वाला, आपका बंटी किस प्रकार का उपन्यास है? तो किस प्रकार का? मनोवैज्ञानिक व सामाजिक उपन्यास देखने को मिलता है। समझ में आ गया? जिसमें क्या है कि एक बच्चा है वो अपने माता पिता के तलाक लेने के बाद में उस पर कैसी मानसिक रूप से परिस्थितियाँ गुजरती हैं इसके बारे में ये उपन्यास लिखा गया है। और अगर अधिक जानना चाहते हो तो मैंने जो निबंधात्मक प्रश्न कराए हैं वहाँ पर अच्छे से बताया इस कहानी के बारे में, एक बार वो जाकर जरूर से देख लेना। बंटी के पिता का क्या नाम था? तो बंटी के पिता है उसका क्या नाम था? अजय नाम था। बंटी की माँ का नाम क्या था? शगुन है वो बंटी की माँ का नाम था। 5 नंबर प्रश्न की बात करूँ, उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? तलाक और परिवार के टूटने का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उपन्यास है जो बंटी का वो उसमें तलाक और जो परिवार के टूटने से बच्चों के ऊपर क्या मानसिक परिस्थितियाँ, मानसिक प्रभाव पड़ता है वो बताया गया है इस कहानी में।
6 नंबर प्रश्न की बात करूं, बंटी की उम्र कितनी थी? तो बंटी की लगभग उम्र कितनी है? बंटी की उम्र लगभग 9 वर्ष है। तो कितनी उम्र है बंटी की? लगभग 9 वर्ष बताई गई है। बंटी का स्वभाव कैसा है? संवेदनशील और चिड़चिड़ा। तो बंटी है वो अपने माता पिता के तलाक होने के बाद में वो कैसा भाई संवेदनशील हो गया है। क्यों? क्योंकि भाई उसे हर वक्त डर रहता है कि उसके माता पिता से वो बिछुड़ तो नहीं जाएगा, उसके माता पिता अलग शादी कर लेते हैं तो वो इस बात को भी सहन नहीं कर पाता है। साथ ही साथ इसी जब परिस्थितियों में गुजरता है तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा व्यवहार उसका व्यवहार है वो हो जाता है। अजय को किस पैसे की नौकरी करता है? अजय है वो भी एक प्रकार की सरकारी नौकरी करता है। संबंध विच्छेद के मुख्य कारण क्या थे? तो जो सगुन है और उसका पति है जो अजय, उसके बीच में तलाक होने का मुख्य वजह क्या रहती है? सगुन और अजय के बीच में जो हमेशा लड़ाई रहती है एक दूसरे के बीच में वो। सगुन का स्वभाव कैसा था? आत्म केंद्रित और असंतुष्ट, मतलब वो हर समय अपने बारे में सोचती थी। उसने अपनी खुशियों के लिए, जो बंटी की खुशियाँ हैं उसके लिए भी त्याग कर दिया था। मतलब बंटी के क्या करती, बंटी उसने कभी नहीं सोचा कि बंटी के मन पे क्या गुजरेगी अगर वो तलाक के बारे में जानेगा। साथ में उसने दूसरी शादी की डॉक्टर जोशी के साथ, तो भी उसने सिर्फ अपने जो अकेलापन है उसको दूर करने के लिए की, उसमें भी बंटी की खुशी के बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो वो हमेशा, जो सगुन है उसकी माता, वो हमेशा अपने खुद के बारे में ज़्यादा सोचती थी। बंटी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? माता पिता के बट जाने के बीच में, मतलब जब तलाक हो जाता है दो व्यक्तियों के बीच में तो बच्चा है क्या तो माता के पास रहता है पिता के बीच में, तो उसके पास उसको ना तो माता का प्रेम मिल पाता ना पिता का प्रेम मिल पाता है। तो इसी भावना के बीच में बंटी है वो बट के रह गया है। तो यही चीज़ दिखाई गई है, माता पिता के बीच में बटना सबसे बड़ी समस्या है बंटी के लिए। 12 नंबर प्रश्न की बात करूँ, आपका बंटी का प्रकाशन कब हुआ? तो 1971 में जो आपका बंटी है उसका प्रकाशन है वो हुआ था। 13 नंबर प्रश्न की बात करूँ, बंटी का क्या सपना था? तो बंटी का सपना था माता पिता के साथ रहना। तो बंटी का क्या सपना था? कि वो माता पिता के साथ रहे, यही बंटी का सपना था। 14 नंबर प्रश्न की बात करूँ, उपन्यास है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ? नई कहानी आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ है उपन्यास। लास्ट नंबर प्रश्न है, आपका बंटी किन मुख्य प्रतिविक्षण से जुड़ा है? तो परिस्थितियों से जूझता रहता है। तो ये आपके सामने प्रमुख, जो आपके सामने मैंने टोटल 100 टाइप क्वेश्चन बता दिए हैं, अच्छे से पढ़ लेना। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। धन्यवाद।